हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। लास्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हैं। वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया था मैंने, हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। और मैंने क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के बताए थे, याद है। एक तो बताया था आपको आयनिक ठोस, एक बताया था मैंने आपको धात्विक ठोस, एक आपको बताया था सहज संयोजक ठोस, और चौथा मैंने आपको बताया था आणविक ठोस। तो इस तरह से हमने क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा था। और मैंने आपको ध्यान हो तो ये कहा था कि ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये इन ठोसों में जो अवयवी कण हैं उनके मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर किया है। ठीक है, तो अवयवी कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हैं: आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक, आणविक। आयनिक ठोस जो होते हैं, याद करो, इनमें अवयवी कण बताए थे धनायन व ऋणायन। ठीक है, धात्विक ठोसों में अवयवी कण बताए थे धनायन, जो किससे घिरे होते हैं? इलेक्ट्रॉनों से। धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए। सहसंयोजक ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं, सही है। और आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। क्लियर? हाँ, बंधों की बात करी थी। इनमें धनायन व ऋणायन है आयनिक ठोसों में, जिनके बीच में आपको याद होगा आयनिक बंध होते हैं। ध्यान है? इनमें अवयवी कण धनायन है, इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए हैं, जिनके बीच में बंध होंगे धात्विक बंध। इनमें अवयवी कण सहसंयोजक ठोसों में परमाणु हैं, और जिनके बीच में बंध होंगे कौन से? सहसंयोजक बंध। क्लियर? और इनमें अवयवी कण अणु हैं, जिनके मध्य बंध होंगे वान डर वाल बंध। वान डर वाल बंध या कौन से बंध हो सकते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो मैंने ये तीनों कंप्लीट कर दिए थे, इसको पढ़ाना बाकी था। आणविक ठोस, अवयवी कण अणु, बंध अणुओं के बीच में वान डर वाल बंध या हाइड्रोजन बंध, ये बताया था। अब मैं आगे उस बात को बढ़ाता हूँ। अब ढंग से समझना स्टार्ट करना। यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। आणविक ठोस जो होते हैं दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 नहीं, 3 प्रकार के। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के हैं? 3। ठीक है, तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं और अब ढंग से देखना। ये क्लियर है आपको? लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं। अब देखो, जो आणविक ठोस हैं वो 3 प्रकार के हैं। तो अब बात यहाँ आई अपने पास, आणविक ठोसों की बात चल रही है। इनके बारे में अपन कुछ बात तो जानते हैं। इनमें अवयवी कण अणु होंगे, आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होंगे, और उनके बीच में वान डर वाल बंध हो सकते हैं या हाइड्रोजन बंध हो सकते हैं। ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। 4 तरह के क्रिस्टलीय ठोसों में विद्युत के चालक केवल कौन थे? धात्विक ठोस। ये विद्युत के चालक नहीं होते। अब मैं आणविक ठोसों को आगे वर्गीकृत कर रहा हूँ। आणविक ठोस 3 प्रकार के हैं। ठीक है, एक होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। वही वर्गीकरण आगे बढ़ा दिया है मैंने। आणविक ठोस 3 प्रकार के हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, एक ध्रुवीय आणविक ठोस, और एक है हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंध वाले या हाइड्रोजन बंधित, सही है। कैसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बंधित लिख देता हूं। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस।
तो मैंने आणविक ठोस 3 भागों में बांट दिए, 3 तरह के कर दिए, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। क्लियर? अब मेरी बातों को यहाँ से ढंग से सुनना। आपको कभी मैंने ही बताया है 11th में कि अणु 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु। ठीक है, अणु कितने प्रकार के होते हैं? ध्रुवीय और। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ जिससे आपको ये आगे समझ में आए। तो अणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इधर देखो, एक तो होते हैं ध्रुवीय अणु और एक अध्रुवीय अणु। ठीक है, मैंने अणु 2 भागों में बांट दिए, अध्रुवीय और ध्रुवीय। ये 2 तरह के अणु होते हैं, इनको समझना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ये क्लियर हो हमारे, ये 11th की बातें हैं, तो आगे फिर समझ में आ जाता है। अणु 2 तरह के हैं, अध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु। बात आई साहब, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा अणु अध्रुवीय है, कौन सा अणु ध्रुवीय है? अणु अध्रुवीय है या ध्रुवीय है, इसका निर्धारण किया जाता है द्विध्रुव आघूर्ण से। मेरी बात समझ रहे हो? किससे निर्धारण करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण सिंबल जिसका म्यू होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इससे निर्धारण करते हैं अणु का कि अणु कैसा है, अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय। अगर द्विध्रुव आघूर्ण 0 आता है, ठीक है, किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 आता है तो वो अणु कैसा होगा? अध्रुवीय। छोटी छोटी बातें हैं, 11th में आपको डिटेल में पढ़ाई गई हैं। और यदि किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है तो वो अणु कैसा होगा? ध्रुवीय। मतलब अणु किस प्रकार का है? अणु 2 तरह के होते हैं, ध्रुवीय और ध्रुवीय। किस प्रकार का है इसका निर्धारण किससे करेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण से। उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। अगर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 आता है, जब तक उसको कह देंगे कि यह अध्रुवीय अणु है। और अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है, कुछ भी आए, तो वो कैसा अणु हो जाएगा? ध्रुवीय अणु। फिर बात आई साहब, हमको कैसा पता चलेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण 0 है या 0 नहीं है? सही है भाई, द्विध्रुव आघूर्ण आपको आता हो जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर अब बात आई साहब, द्विध्रुव आघूर्ण को भी बताओ। हमें कैसे, कोई अणु आपने दे दिया, हमको कैसे पता चलेगा कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण 0 है या नहीं है? हाँ, अगर आप द्विध्रुव आघूर्ण सीख जाओगे तो आप बता सकते हो फिर अणु कैसा है, ध्रुवीय या अध्रुवीय। द्विध्रुव आघूर्ण देखो, थोड़ा बहुत इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q×D, आवेश और दूरी का गुणनफल। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आवेश इनटू डिस्टेंस, आवेश और दूरी का गुणनफल। जब आप आवेश और दूरी का गुणनफल करते हो तो द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसी राशि है? सदिश राशि। जो बात बोल रहा हूँ उनको ढंग से सुन लेना। 11th में बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पढ़ा है या आप उनको याद नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Q×D। क्लियर? द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा होती है कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर। दिशा होती है इसकी कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर। सही है का? इसकी दिशा होती है कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर। समझ जाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ गए? कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी। कम विद्युत ऋणी जानते हो, जिसकी विद्युत ऋणता कम हो, और अधिक विद्युत ऋणी जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो। ठीक है? विद्युत ऋणता क्या होती है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। चलो इतना डिटेल में मत पढ़ो। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है? दिशा कम विद्युत ऋणी से उच्च विद्युत ऋणी की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला Q×D। अच्छा, अब ये तो बात ही आई। अब अपन बात करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, अणु एक ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 2 ही परमाणु हों, द्विपरमाणुविक अणु, और एक अणु ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें परमाणु 2 से ज्यादा हों। है? अणु में किसी में एक परमाणु तो हो ही नहीं सकता भाई। परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अणु का। है? तो अणु एक तो ऐसे हो सकते हैं जिनमें 2 परमाणु हों, जैसे मैंने लिखा H2N2, समझ गए? O2 Cl2, समझ गए होंगे मेरी बात है। ये तो सब ऐसे अणु हैं जिनमें कितने परमाणु हैं? 2। सही है? HCl, समझ गए होंगे मेरी बात को।
ये सब ऐसे अणु हैं जिनमें 2 परमाणु हैं। और मैं अब दूसरे अणु लिखता हूं जैसे CO2, H2O, NH3, समझ गए होंगे। ये ऐसे अणु हैं जिनमें परमाणु 2 से क्या है, ज्यादा है। सही है। एक तरह से मैंने परमाणुओं की संख्या को देख करके अणुओं को 2 भागों में बांट दिया, द्विपरमाणविक अणु और बहुपरमाणविक अणु। बहुपरमाणविक अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो। द्विपरमाणविक अणुओं का द्विध्रुव गुण बहुत ही सिंपल तरीके से निकल सकता है। अणु का द्विध्रुव गुण ज्ञात करने तो सीख रहे हैं अपन। और जो द्विपरमाणविक अणु हैं इनका द्विध्रुव गुण आप बहुत ही सिंपल तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले मैं ऐसे H2 अणु की बात कर लेता हूं। ये H2 अणु है, क्लियर। दोनों परमाणु किसमें कौन से हैं, हाइड्रोजन है, तो दोनों की विद्युतीयता भी समान होगी। सही है। जब विद्युतीयता समान होगी दोनों की, तो इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को ना ये हाइड्रोजन खींचेगा ना ये हाइड्रोजन खींचेगा। विद्युतीयता होती है सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। अब जब दोनों हाइड्रोजनों की विद्युतीयता समान है तो इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता समान है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ना तो इस हाइड्रोजन की ओर सरकेंगे, दोनों की विद्युतीयता समान है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता समान है, ना इस हाइड्रोजन की ओर सरकेंगे। तो दोनों पर आवेश का मान कितना आएगा, 0। आवेश 0 आएगा। और जैसे ही आवेश 0 आएगा इनका द्विध्रुव गुण 0 हो जाएगा। भाई आवेश तो आ ही नहीं रहा, आवेश तो है ही नहीं इनमें। और अपन द्विध्रुव गुण निकालते हैं Q×D। पहले आवेश का मान रखेंगे, इसका अपन को ऐसे H2 अणु का द्विध्रुव गुण निकालना है तो इन पर जो आवेश आ रहा है किसी एक का आवेश लिख देंगे, पर आवेश तो वो 0 है। म्यू बराबर Q×D में Q क्या लिखोगे आप, किसी एक परमाणु पर जो आवेश आ रहा है वो, पर आवेश आ ही नहीं रहा तो Q का मान कितना रखोगे आप, 0। डिस्टेंस क्या लिखते हो, ये बंध की लंबाई, मतलब एक परमाणु के नाविक से दूसरे परमाणु के नाविक के बीच की दूरी, ये होती है D। सही है। तो यहां पर आप Q का मतलब समझ गए, किसी एक परमाणु पर आवेश, और D हो गई इन परमाणुओं के बीच की दूरी, नाविकों के बीच की दूरी। क्लियर। पर यहां पर Q का मान ही 0 है तो अपने आप म्यू का मान 0 है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि जो द्विपरमाणविक अणु हैं उनमें इस सूत्र से निकालोगे आप, द्विपरमाणविक अणुओं में इस सूत्र से द्विध्रुव गुण निकालोगे। H2 का द्विध्रुव गुण 0 आएगा। क्लियर मेरी बात। अब द्विध्रुव गुण 0 क्यों आएगा, क्योंकि इनमें आवेश 0 होगा, दोनों परमाणु समान है। H2 में दोनों परमाणु समान है, दोनों हाइड्रोजन हैं। अब समान है तो दोनों में किसी पर भी कोई आवेश नहीं होगा, आवेश 0 तो द्विध्रुव गुण 0। N2 का द्विध्रुव गुण भी 0 हो जाएगा। N2 में भी तो दोनों नाइट्रोजन परमाणु हैं, किसी पर भी कोई आवेश आएगा क्या, नहीं आएगा। आवेश 0, द्विध्रुव गुण 0। O2 का भी द्विध्रुव गुण 0, Cl2 का भी 0। HCl का 0 होगा क्या, नहीं। HCl का द्विध्रुव गुण 0 नहीं आएगा, क्योंकि HCl में दोनों परमाणु भिन्न भिन्न हैं। समझ रहे मेरी बात है, दोनों परमाणु अलग अलग हैं। अब जब दोनों परमाणु भिन्न भिन्न हैं तो सीधी सी बात है, एक की विद्युतीयता कम होगी और एक की विद्युतीयता ज़्यादा होगी। भाई दोनों भिन्न भिन्न है तो दोनों की विद्युतीयता भी अलग अलग होगी ना, किसी की कम किसी की ज़्यादा। हाइड्रोजन से क्लोरीन की विद्युतीयता ज़्यादा होती है तो इस पर आएगा आंशिक ऋणावेश, इस पर आएगा आंशिक धनावेश, क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को Cl खींचेगा। तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जब Cl की ओर सरकेंगे तो इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आपको दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक कौन का है, क्लोरीन का। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की ओर सरकेंगे तो Cl पा जाएगा कुछ ऋणावेश। भाई एक इलेक्ट्रॉन इसकी ओर दूसरे का आ रहा है और किसी पर दूसरे का इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से दूर जाएगा तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। पर जितना इस पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा उतना ही इस पर क्या होगा, माइनस। भाई इलेक्ट्रॉन जितना Cl के नजदीक सरकेगा हाइड्रोजन से उतना ही दूर जाएगा। जैसे इस पर मान लो -5 कूलम आवेश उत्पन्न हुआ तो इस पर कितना होगा, +5। किसी का भी आवेश उठाकर यहां रख दोगे, 5 रख दोगे, बीच की दूरी रख दोगे, गुना कर दोगे, कुल मिलाकर के द्विध्रुव गुण आएगा, क्योंकि यहां आवेश है। इनमें आवेश नहीं था, द्विध्रुव गुण नहीं था। तो सिंपल सी बात है, द्विपरमाणविक अणुओं का द्विध्रुव गुण हम आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सके ना।
अगर द्विपरमाणविक अणु ऐसा है जिसमें परमाणु समान है, दोनों द्विपरमाणविक अणु है ये सारे, द्विपरमाणविक अणु है ये सारे। अगर अणु ऐसा है जिसमें दोनों परमाणु समान है तो Q0 और Q0 तो μ0, सही है। पर अगर कोई द्विपरमाणविक अणु ऐसा है जिसमें दोनों परमाणु भिन्न भिन्न हैं तो उसमें तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, सही है का। अब मैं आपसे पूछूं, ये चारों आपको दिख रहे होंगे H2 N2 O2 Cl2, ये ध्रुवीय अणु हैं या अध्रुवीय अणु हैं? अध्रुवीय या ध्रुवीय? अध्रुवीय, क्योंकि यहां लिख रहा है जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 वो अध्रुवीय है। अब मैं कहूं HCl ध्रुवीय अणु है या अध्रुवीय अणु है? ध्रुवीय अणु है, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। तो द्विपरमाणविक अणुओं में तो आप आसानी से द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हो। अब आता ही बहुपरमाणविक अणुओं में, सही है। बहुपरमाणविक अणु जैसे जिनमें, समझ गई मेरी बात है, परमाणु 2 से अधिक हों। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया H2O का, बड़ी कठिन बात पढ़ा रहा हूं मैं, पर इन्हें समझ लो क्योंकि ये बहुत जगह काम आती हैं। मैंने एग्जाम्पल H2O का लिया, ये H2 की आकृति है, बी शेप होती है, ठीक है। आकृति संकरण से निकालते हैं, ठीक है। तो H2O बी शेप आकृति का होता है। अच्छा, अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो इसमें 2 द्विध्रुव आघूर्ण है इस H2O में। एक तो इस बंध के अकॉर्डिंग ऐसे होगा ना, होगा भाई, ऑक्सीजन की विद्युलता ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो एक द्विध्रुव आघूर्ण तो यहां उत्पन्न हो जाएगा इस बंध में, और एक यहां उत्पन्न हो जाएगा, सही है। अब इस अणु का द्विध्रुव, इसमें 2 द्विध्रुव आघूर्ण हो गए, इसको मान लेते हैं μ1 और इसको मान लेते हैं μ2। तो इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा? इन दोनों द्विध्रुव आघूर्णों के सदिश योग के बराबर आएगा। बात को समझो, इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण तो हो गया μ, पर ये μ कितना आएगा? इसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है 2, उनके सदिश योग के बराबर, सही है का, इतना आएगा। अच्छा, फिर क्लियर कर लो, इसमें 2 द्विध्रुव आघूर्ण होंगे, एक तो ये हो जाएगा जिसकी दिशा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर होगी। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका दिशा होती है कम विद्युत ऋणी से उच्च विद्युत ऋणी की ओर। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण तो ये हो जाएगा जिसकी दिशा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर हो जाएगी, और एक द्विध्रुव आघूर्ण ये हो जाएगा जिसकी दिशा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर, इस हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन की ओर। 2 द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इस अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इन दोनों के सदिश योग के बराबर आएगा, इन दोनों के सदिश योग के बराबर आएगा। अब वो कितना आता है वो तो हमें पता नहीं, पर योग के बराबर आएगा, सही है, दिशा सहित। अच्छा, अब बात आई साहब, देखो 3 कंडीशन है यहाँ पर, 3-4 कंडीशन आप ध्यान रखना, जो बात मैं अब बताने वाला हूँ। अगर जो बातें बहुपरमाणविक अणुओं पर लागू होंगी, क्लियर कर लो, बहुपरमाणविक अणुओं पर लागू होंगी। यदि बहुपरमाणविक अणुओं में 2 द्विध्रुव आघूर्ण 180 डिग्री के कोण पर हों, कितने पर? 180 पर, तो भी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसमें 2 द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों मान लो समान है और 180 डिग्री के कोण पर है, तो एक दूसरे को निरस्त कर लेंगे, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा? 0। भाई सदिश योग है ना ये, किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उस अणु में उपस्थित सभी द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश दिशा सहित योग है। मान लो कोई अणु है, उसमें 2 द्विध्रुव आघूर्ण है, एक तो इधर और एक इधर, दोनों बराबर है, विपरीत दिशा में है, बीच में कोण 180 डिग्री का है, तो द्विध्रुव आघूर्ण उस अणु का कितना आएगा? 0 आएगा, सही है। इसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे CO2 अणु, देखो बिल्कुल डिटो ऐसा ही है, सही है। इसमें 2 द्विध्रुव आघूर्ण होंगे, एक तो इधर C से O की ओर, सही है, जिसकी दिशा होगी, अरे द्विध्रुव आघूर्ण दिशा होती है कम विद्युत ऋणी से उच्च विद्युत ऋणी की ओर। एक द्विध्रुव आघूर्ण ये हो जाएगा जिसकी दिशा हो जाएगी C से O की ओर, तो 2 विपरीत और बीच में कोण कितना? 180। तो इस CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा? 0। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, क्लियर कर लेना, एक कंडीशन ही हो गई। अच्छा, एक ये भी याद रखें, अगर 3 सदिश 180 डिग्री के कोण पर, 120 के कोण पर 3 द्विध्रुव आघूर्ण हो और कितने के कोण पर हो? 120, उनके बीच का कोण 120 हो, तो भी परिणामी कितना आएगा? 0। ये फिजिक्स का नियम है, या कह लो मैथ का, वेक्टर पढ़ते होंगे आप, सदिश नियम है, फिजिक्स में पढ़ा होगा।
एक बिंदु पर 3 सदिश हैं और उनके बीच का कोण 120, तीनों ऐसे इस तरह से व्यवस्थित है, 3 सदिश इस तरह से हैं, 120 का कोण है उनके बीच में, तो परिणामी कितना आएगा इसका? 0 आएगा। सही है क्या? अच्छा, ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं अपन, जैसे BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसमें समझ गए होंगे मेरी बात है। 3 सदिश हो जाएंगे, 3 द्विध्रुवागुण हो जाएंगे, एक की दिशा इस तरह, एक की इस दिशा इस तरफ, एक की ऐसे हो जाएगी B से F की तरफ, और तीनों के बीच में कोण 120 डिग्री होता है, ये संकरण में पढ़ाया गया है। तो परिणामी द्विध्रुवागुण कितना आएगा? 0। इसका द्विध्रुवागुण भी 0 होगा। 2 नियम याद रख लिया आपने। तीसरा नियम आप ये याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, 2 तो ये हो गए, एक ये भी याद रखो भाई, 2 नियम तो ये हो गए, एक तो ये और एक ये हो गया। एक ये याद रख लो, 109 डिग्री 28 मिनट वाला, ये भी कई बार कंफ्यूज करता है। देखो इधर, ठीक है, यहां पर भी 4 द्विध्रुवागुण हैं, ये 1 2 3 और 4 इस तरह से हैं बाहर की ओर निकलते हुए, और इनके बीच में, सबके बीच में कोण है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तब भी परिणामी कितना आता है? 0। परिणामी द्विध्रुवागुण कितना आएगा? 0। तो याद रखें, 2 विपरीत सदिश 180 डिग्री के कोण पर बराबर हों, परिणामी 0। 3 विपरीत सदिश, कैसे हूं मैं एक तरह से विपरीत सदिश कि उनके बीच का कोण 120 और वे बराबर हों, तो भी परिणामी कितना आएगा? 0। 109 डिग्री 28 मिनट, तब भी परिणामी कितना आता है? 0। इसका एग्जाम्पल दूं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लियर? इसमें देख 4 द्विध्रुवागुण है, 1 2 3 और 4, चारों की दिशा इसी तरह से ही है। कार्बन से Cl की विद्युत अधिक होती है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, परिणामी कितना आएगा? 0 आएगा। चलो भाई, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने बताया, पर अब काम की बात एक बार मैं बताता हूँ। अणु 2 तरह के होते हैं, एक बार वापस देखो, बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक है ये, या ये कहूँ मैंने फास्ट पढ़ाया है, 11th का टॉपिक था। अणु 2 तरह के हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। सही है? अणु किस तरह का है? अणु है, कौन सा अणु अध्रुवीय है या कौन सा अणु ध्रुवीय है, इसका निर्धारण किससे होगा? द्विध्रुवागुण से। अगर किसी अणु का द्विध्रुवागुण 0 है तो वो अध्रुवीय अणु होगा, अगर किसी अणु का द्विध्रुवागुण 0 नहीं है तो वो कैसा अणु होगा? ध्रुवीय। मतलब अणु किस प्रकार का है पता लगाएंगे हम द्विध्रुवागुण से। द्विध्रुवागुण 0 अणु है ध्रुवीय, द्विध्रुवागुण 0 नहीं है अणु ध्रुवीय। क्लियर? फिर मैंने कहा ऐसे अणुओं की बात करी जिनमें 2 परमाणु हों, ये दिख रहे हैं आपको। इनमें इस फॉर्मूले से निकालो द्विध्रुवागुण, म्यू बराबर Q इंटू डी से। सही है? देखो इनमें, इन तीनों को देखो, H2 N2 O2 और Cl2। H2 में दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं, Q का मान 0 तो म्यू 0। सही है? तो इन चारों में तो एक जैसे परमाणु हैं, जैसे N2 में दोनों N है, O2 में दोनों O हैं, यहाँ Q का मान 0 आने से द्विध्रुवागुण 0 आएगा। HCl में Q का मान 0 नहीं हो सकता, दोनों परमाणु अलग अलग हैं, एक हाइड्रोजन और एक Cl है, दोनों की विद्युत ऋणता अलग अलग होगी, किसी पर प्लस आएगा और किसी पर माइनस आएगा, तो कोई ना कोई आवेश आएगा। तो यहाँ पर HCl का द्विध्रुवागुण 0 नहीं है। द्विपरमाणुविक अणुओं में, ऐसे अणु जिनमें 2 परमाणु हैं, उनमें द्विध्रुवागुण आप आसानी से निकाल सकते हो आवेश को देख करके। परमाणु पर आवेश है तो द्विध्रुवागुण 0 नहीं होगा, परमाणु पर आवेश नहीं है तो द्विध्रुवागुण कितना हो जाएगा? 0। सुन रहे मेरी बातों को ढंग से? अच्छा, बात आई ऐसे अणुओं की जिनमें परमाणु 2 से ज्यादा हों, उनमें आप इन नियमों को पालन देख लेना। अगर इन नियमों का अणु में पालन हो रहा है तब तो द्विध्रुवागुण कितना आएगा? 0। और पालन नहीं हो रहा है तो 0 नहीं। अब मैं कहूं H2O, ढंग से देखना, जैसे अब आपके सामने H2O बनाया था, अब दोबारा से देखो। सही है? अच्छा, इसमें कितने द्विध्रुवागुण हैं? 2। एक की दिशा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की और एक की हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, पर दोनों के बीच में कोण 180 का थोड़ी है। 2 द्विध्रुवागुण 180 डिग्री के कोण पर हों, विपरीत हों, कोण 180 डिग्री का थोड़ी है, परिणामी 0 नहीं आ सकता, इसका द्विध्रुवागुण 0 नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोण कितने का नहीं है? 180 का। अब मैंने आपसे जैसे पूछा NH3 इस तरह का है, 3 सदिश हैं,
कौन लगभग 109 के आसपास है। अरे इसमें 3 हो गए ना, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो 3 द्विध्रुव आघूर्ण हो गए। 3 द्विध्रुव आघूर्ण 120 के कोण पे होना चाहिए, तब परिणामी 0 आएगा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो NH3 कैसा अणु हुआ? ध्रुवीय कि अध्रुवीय? ध्रुवीय, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं आएगा। इसमें 3 द्विध्रुव आघूर्ण है, कौन 109 के आसपास होता है, इनमें लगभग 107 के आसपास, समझ गए ना कि कितने डिग्री का? 120 का। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते अपन, इसको मिटा रहा हूं और अब वापस आ जाओ अपने वापस टॉपिक पर। काफी हमने ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं की बात करी, अब इधर आ जाओ। ये अब आपके थोड़ा बहुत भी अगर ये समझ में आया हो, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। हाँ, आणविक ठोसों को मैंने 3 भागों में बांटा, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोसों में जो अवयवी कण होंगे, ये तो क्लियर है, इन तीनों में अवयवी कण अणु होंगे, क्योंकि तीनों हैं तो आणविक ठोस। और आपको पता ही है आणविक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? अणु। तीनों में अणु होंगे। अध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण होंगे अध्रुवीय अणु। बात को देखना, बात को समझना, इनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होंगे। क्लियर? इनमें अवयवी कण, ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण होंगे ध्रुवीय अणु। भाई अणु 2 तरह के तो होते हैं, जब ही तो मैं अणुओं को पढ़ाने लग गया था बीच में, सही है। और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों में भी अवयवी कण कौन होंगे? ध्रुवीय अणु। क्लियर कर लेना बात को, कहीं कंफ्यूज हो जाए। तो अणु तो 2 ही तरह के होते हैं, या तो अणु ध्रुवीय या अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण अध्रुवीय अणु होंगे। उसके अंदर देखेगा ना तुम, अवयवी कण तो अणु होंगे, पर कैसे अणु होंगे? अध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय आणविक ठोस हो या हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हो, दोनों में ही अवयवी कण कौन होंगे? ध्रुवीय अणु होंगे। ऐसे अणु होंगे जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब बात आई साहब बंधों की। ये वर्गीकरण बंधों के आधार पर चल रहा है। अरे ये वर्गीकरण अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर चल रहा है, वो तो अलग अलग होने चाहिए तीनों में। भाई वर्गीकरण किसके आधार पर चल रहा है? अवयवी कणों के आधार पर थोड़ी चल रहा है। लड़का कहते हैं अवयवी कण इन दोनों में मैच कैसे कर गए? अरे मैच कर गए तो क्या हो गया? वर्गीकरण तो बंधों के आधार पर है, बंध अलग अलग आएंगे तीनों में। भाई ये वर्गीकरण जो चल रहा है, ये अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर है, वो अलग अलग होंगे। क्लियर? इसमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होंगे। अध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण अध्रुवीय अणु होंगे और उनके मध्य बंध कौन से होंगे, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये अध्रुवीय, ये एक ठोस है आपके सामने, पहले देख लेना ढंग से यार, है ना। ये एक ठोस है, पहले तो मुझे बता, या मैं ये ठोस है एक, है ना। इसमें अवयवी कण अणु है कि ना है? अणु ही तो है, ये परमाणुओं से मिलकर के बने। अणुओं को देखकर ही तुम समझ गए कि ये आणविक ठोस है। आणविक ठोसों में ही अवयवी कण कौन होते हैं? अणु। फिर मैंने कहा और देख ले अवयवी कणों को ढंग से। लड़के ने देखा कि यार अवयवी कण है अध्रुवीय अणु, H2 अणु अध्रुवीय अणु होता है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 आएगा, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु है, किसी पर भी कोई आवेश नहीं आएगा, आवेश नहीं तो द्विध्रुव आघूर्ण नहीं। तो इसमें यह भी क्लियर हो गया कि इसमें अवयवी कण अणु तो हैं, अणु भी कैसे हैं? अध्रुवीय अणु हैं। कैसे अणु हैं? अध्रुवीय अणु। यहां तक क्लियर? अच्छा, तो मैं तो यहीं से देख के बता सकता हूं कि ये ठोस कौन सा ठोस है? अध्रुवीय आणविक ठोस है, क्योंकि इसमें अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय आणविक ठोस है ये। क्लियर? अच्छा, अब एक बात सुनो, बंधों की बात चल रही थी कि इसमें बंध कौन से हैं? अध्रुवीय अणुओं के बीच में भी बंध होंगे, पर बहुत ही वीक, बहुत ही कमजोर, बहुत ही दुर्बल बंध होंगे। ठीक है, क्योंकि इन पर कोई आवेश थोड़ी है यार। अब मान लो इस पर प्लस आवेश होता, इस पर माइनस आवेश होता तो बंध स्ट्रॉन्ग बनता। सही है का? जब तो आयनिक बंध बन जाता, ये धनायन होता, ये ऋणायन होता।
ये धनायन होता और ये इलेक्ट्रॉन होता तो धात्विक बंध बन जाता। सही है का? पर ये इनके बीच में ये बंध जो है ये बहुत ही दुर्बल बंध है, ये वान डर वाल बंध है। सही है, मेरी बात सुनो, जो अध्रुवीय अणु हैं दिख रहे हैं ना, इनके बीच में जो वान डर वाल बंध बनता है, वान डर वाल बंध बनेगा इनके बीच में, उसको बोलेंगे प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव, दो बार लिखना है, वान डर वाल बंध। मतलब ये बंध जो हैं ये हैं वान डर वाल बंध तो हैं, पर इनका नाम क्या है पूरा? प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध। मैं आपसे ये पूछूं अध्रुवीय अणुओं के बीच में क्या बनता है, तो आप कहोगे वान डर वाल बंध। और फिर मैंने कही कि वान डर वाल बंध भी कौन सा बनता है, तो आप कहोगे प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध, बहुत ही वीक बंध होगा इनके बीच में। ठीक है, अब बात आई यहां तक क्लियर? तो यहां पर लिख सकता हूं मैं अध्रुवीय अणु और इनके बीच में कौन सा बंध, ये हमेशा याद रखना, अध्रुवीय अणुओं के बीच में बंध बहुत जगह काम आएगा केमिस्ट्री में। अध्रुवीय अणुओं के बीच में वान डर वाल बंध होगा और जिसका नाम होगा प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध। सही है, प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध। सही है, ठीक है ना? इसको कई नामों से पुकारते हैं, पर अभी तुम ये नाम याद रखो, प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध। अच्छा, अब आए तुम इन पर। ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण ध्रुवीय अणु है, इधर देखो नीचे समझो। अब इनमें बंध कौन से होंगे ध्रुवीय अणुओं के बीच में? अब इसको देखो, मैं इसको एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने लिया एक ठोस HCl। कौन सा ठोस है? HCl ठोस है भाई। हाँ, तो इसमें आप देख लो खुद ही। पहले तो ये बताओ, ये मैंने एक आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड पर एक ठोस बनाया है, ठीक है? इसमें अवयवी कण अणु है, HCl अणु है। अणु है तो ये कौन सा ठोस है? आणविक ठोस। अब अणु कैसे हैं? ये ध्रुवीय। ध्रुवीय है भाई, थोड़ी देर पहले समझाया मैंने। HCl में हाइड्रोजन और Cl दोनों पर आवेश आएगा। आवेश आएगा तो इनका द्विध्रुवागुण होगा, और द्विध्रुवागुण होगा तो ये HCl अणु कैसा अणु होगा? ध्रुवीय अणु। तो ये ध्रुवीय अणुओं से बना हुआ ठोस है। अब बात आई साहब, ध्रुवीय अणु तो या में भी हो सके और या में भी हो सके भाई। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में भी अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो सकते हैं, और ध्रुवीय आणविक ठोस में भी अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, दोनों में ध्रुवीय अणु होते हैं। अब इसको ढंग से देखो, इसमें अवयवी कण है HCl अणु, क्लियर, जिनके बीच में वान डर वाल बंध होगा। बात को समझना, कंफ्यूज मत होना। जिनके बीच में भी वान डर वाल बंध होगा भाई, आकर्षण का बल तो होगा कोई ना कोई सा। भाई ठोस हैं, अवयवी कणों के बीच में आकर्षण का बल तो होगा। यहाँ बंद होगा कौन सा? ये वान डर वाल बंध ही है। ये भी, यहाँ पे भी वान डर वाल बंध था ध्रुवीय अणुओं के बीच में। यहाँ इन ध्रुवीय अणुओं के बीच में भी वान डर वाल बंध है। सही है, पर इसको बोलेंगे द्विध्रुव। द्विध्रुव वान डर वाल बंध। ये ध्रुवीय अणु है ना, या इस पर प्लस Cl पे माइनस, H पर प्लस और Cl पर माइनस, आंशिक ऋण। तो Cl पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, तो एक आकर्षण का बॉन्ड बनेगा ना बीच में, वो बनेगा द्विध्रुव। द्विध्रुव वान डर, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, द्विध्रुव दो ध्रुव दिख रहे हैं, दो ध्रुव प्लस माइनस, तो इनके बीच में बन रहा है ये वान डर वाल बंध। इसका नाम रख दिया द्विध्रुव। द्विध्रुव वान डर वाल बंध ध्रुवीय अणुओं के बीच में। अध्रुवीय अणुओं के बीच में बने तो उसका नाम है प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध। क्लियर? अब बात, लड़के का भी कंफ्यूजन है दिमाग में कि साहब ध्रुवीय अणु हाइड्रोजन बंध। अब क्लियर होगा, ढंग से सुनना। यहां पर हो गया। अब एक स्थिति और बताता हूं मैं। अब मैं एक एग्जाम्पल और दिया H2O का, जल का। जल का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं दिखूंगा नहीं, अब यहाँ ले लेता हूँ। जल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। ले भाई, ये बर्फ है तुम्हारे सामने, बर्फ है, समझ गया क्या? ये ले भाई, इतना सा बना देता हूँ। देखो इधर H2 अणु है, ये एक बर्फ है,
ठोस है। कौन सा ठोस है? आणविक ठोस है। अवयवी कण अणु है, H2 अणु है। अच्छा, अब मुझे बता, पहले तो H2 अणु ध्रुवीय अणु है कि अध्रुवीय अणु है? ध्रुवीय है। थोड़ी देर पहले समझाया था H2 अणु ध्रुवीय अणु है, क्योंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता। हाँ, ये दोनों बंद 180 डिग्री के कोण पर होते तब मैटर अलग होता, पर इसमें 180 का कोण है ही नहीं, तो इसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। H2 अणु कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु है। डिटेल में पढ़ने के लिए 11th की कॉपी खोलना, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण वाले चैप्टर पोर्शन पर जाना, ठीक है, और वहां पर इसको और ढंग से पढ़ सकते हो। अब तो मैंने एक दिन में पढ़ा दी हुई, वहां तो काफी टाइम लिया था इसे समझाने में। तो H2 अणु ध्रुवीय अणु है। अच्छा, अब लड़का कहता है कि यहाँ पर बंद होगा, मैंने किया, और लड़का कहता है यहाँ पर बंद होगा द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बंद, ऐसे कहेगा ना तू, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि ध्रुवीय अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बंद बनता है, और अध्रुवीय अणुओं के मध्य बंद बनता है प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। तो यहाँ पर भी H2 ध्रुवीय अणु है, क्लियर। और इनके बीच में लड़का कहता है कि यहाँ पर बंद कौन सा बनेगा? द्विध्रुव द्विध्रुव नहीं, यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन बंद। मतलब ध्रुवीय अणुओं के बीच में दो तरह के बंद हो सकते हैं। अब अर्थ को ढंग से सुनना, ध्रुवीय अणुओं के बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बंद भी हो सकता है, और द्विध्रुवीय अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंद भी हो सकता है। हाइड्रोजन बंद भी हो सकता है। बात कर रहे हो? अध्रुवीय अणुओं के बीच में तो फिक्स है, प्रेरित द्विध्रुव वान डेर वाल बंद होगा, पर फंसे कहाँ? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणुओं के बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बंद भी हो सकता है, और ध्रुवीय अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंद भी हो सकता है। पर अब बात आई साहब, हमें कैसे पता लगेगा? यही तो आया मुद्दा। हाइड्रोजन बंद कब बनेगा? अब इसको समझो। जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु, बहुत ही ढंग से एक एक बात को दिमाग में बहुत काम आएंगी। यदि किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु, भले भी लिख लेना तुम अपने कॉपी में, कहीं भी लिखो, जैसे यदि किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु फोन पर बात कर रहा हो, या को मतलब समझ रहे हैं? फोन पे बात कर रहे हो, या को मतलब है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे उच्च विद्युतऋणी से जुड़ा हुआ हो। यदि किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युतऋणी तत्व, फ्लोरीन तो जाना ही है, बात है नंबर 2 ऑक्सीजन और बात है नंबर 3 नाइट्रोजन, पूरी आवर्त सारणी में। हाइड्रोजन कोई अणु है, वहां में हाइड्रोजन फोन पे बात कर रहा हो, मतलब उच्च विद्युतऋणी तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु के साथ जो बंध बनाएगा उसको हाइड्रोजन बंध कह देंगे। यहां में हाइड्रोजन फोन पे बात कर रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है का H2O में ना, भूल गो का H2O में हाइड्रोजन फोन पे बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन H2O में ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, या में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ऐसे अणु है ये, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा बीच में। हाइड्रोजन बंध लड़को करो कैसे बन गो? अरे यार देख, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन की विद्युतऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन की। या बंध के इलेक्ट्रॉन ने कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। या पे ऋणावेश या पे धनावेश, हाइड्रोजन पे धनावेश आएगा। फिर दूसरा अणु भी H2O है, आप समझ जाओ यार, या पे धनावेश आएगा हाइड्रोजन पे, या पे, मैं ब्लैक बोर्ड क्रॉस कर गो, इधर आ जाओ। H2O की बात करें, ये देखो H2O सही है का? हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन की विद्युतता ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे धनावेश, यहाँ पे ऋणा, बीच में आकर्षण को बंध ना बनेगा का प्लस और माइनस के बीच में। हाइड्रोजन पे धनावेश आ रहा हो, ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ रहा हो, तो दोनों के बीच में आकर्षण को बंध ना होएगा का, पर या का नाम ते बोलेंगे हाइड्रोजन बंध, क्योंकि ये एक ऐसे अणु है ये जिनमें हाइड्रोजन FO या N से जुड़ा हुआ है। सिंपल याद रखना, ऐसा अणु जिनमें हाइड्रोजन फोन से बात कर रहा है, मतलब FO या N से जुड़ रहा है, ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु के साथ जो आकर्षण का बंध बनाता है उसको क्या बोलेंगे?
हाइड्रोजन बंध। क्लियर है क्या मेरी बात? क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बंध। अच्छा, तो अब तुम समझ गए यहाँ हाइड्रोजन बंध क्यों लिखो मैंने, और यहाँ पे द्विध्रुव द्विध्रुव वैन डर वाल बंध क्यों लिखो? क्योंकि यहाँ में कौन सा हाइड्रोजन फोन पे बात कर रहा है, काहे जुड़ रहा है, क्लोरीन थे। तो यहाँ पे जो आकर्षण का बंध बनेगा वो बाय का बोल देंगे द्विध्रुव द्विध्रुव वैन डर वाल बंध। सही है क्या बोलेंगे? द्विध्रुव द्विध्रुव। मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, आप पहचानिए, है ना, एग्जाम्पल भी खा दूंगा मैं। चलो साहब, यहाँ तक पहले जो बताया हुआ क्लियर है? ये कौन को भाई बाहर भौंक रहा है? इधर देखो तुम्हारी। हाँ, तो पहले ये क्लियर कर लो, फिर आगे मैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा पूछता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। पहले तो ये याद रखो, अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो वैन डर वाल बंध बनेगा वो होगा प्रेरित द्विध्रुव वैन डर वाल बंध। क्लियर? और ध्रुवीय अणुओं के बीच में वैन डर वाल बंध भी बन सकता है जिसका नाम होगा द्विध्रुव वैन डर वाल बंध, और ध्रुवीय अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध भी बन सकता है। तो ध्रुवीय अणुओं के बीच में दो तरह के बॉन्ड मिल सकते हैं, द्विध्रुव वैन डर वाल बंध भी और हाइड्रोजन बॉन्ड भी। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? यदि ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन परमाणु FO या N से जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु के साथ जो आकर्षण का बंध बनाएगा वो हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। क्लियर? और यहां पर हाइड्रोजन, ये भी ध्रुवीय अणु है और ये भी ध्रुवीय अणु है। इसमें हाइड्रोजन FO या N से नहीं जुड़ रहा है, Cl से जुड़ रहा है। तो ये अणु खुद जैसे दूसरे अणु के संग जो बंध बनाएगा वो हाइड्रोजन बंध नहीं है, ये कौन सा बंध हो गया? द्विध्रुव वैन डर वाल बंध। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताना। देखो इधर मैंने लिखा, मैंने लिखा NH3 अणु, ठीक है, इनके बीच में बंध कौन सा है? बताओ, NH3 अणु के बीच में ये बंध बन रहा है, ये कौन सा है? हाइड्रोजन बंध है। क्यों? क्योंकि यहाँ में ये ऐसा अणु है जो में हाइड्रोजन का ही जुड़ रहा है N से। पहली बात तो देख, ध्रुवीय अणु है कि अध्रुवीय अणु है? ध्रुवीय या अध्रुवीय? ध्रुवीय। अरे यार, NH समझा चुका हूं मैं, जबकि 3 सदिश है, इसमें 3 द्विध्रुव आघूर्ण है, कौन 120 को है ना है, तो यहाँ को द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। ये कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु। क्लियर? और ध्रुवीय अणुओं के बीच में दो ही तरह के बंध हो सकते हैं, है तो द्विध्रुव वैन डर वाल बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है? इसमें हाइड्रोजन फोन पे बात कर रहा है, N से जुड़ रहा है, तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु के संग कौन सा बंध बनाएगा? हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध होगा, पहचान लो ढंग से। मैंने लिखा एग्जाम्पल, HF अणु है, इनके बीच में कौन सा बंध बनेगा? आप कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अरे सही है ना, ध्रुवीय अणु ही तो है ये, और हाइड्रोजन फोन से बात कर रहा है, तो कौन सा बंध बनेगा? हाइड्रोजन बंध। मैंने कहा SO2 अणुओं के बीच में, SO2 अणु इस तरह का होता है, ढंग से देख लो, और O की विद्युलता ज्यादा होती है, आपको पता है सल्फर से। अरे केवल O की विद्युलता फ्लोरीन से कम है। सही है? H2O जैसा अणु है। ऑक्सीजन पर क्या आएगा? ऋणावेश। अब यहाँ पर ध्रुवीय अणु है, 2 सदिश हैं, 2 द्विध्रुव आघूर्ण, एक तो ऐसे और एक ऐसे, दोनों के बीच में कौन 180 का नहीं है, तो ये भी ध्रुवीय अणु है, ये भी ध्रुवीय अणु है। बीच में बंध कौन सा बनेगा? मुझे तो नहीं बताओ। द्विध्रुव वैन डर वाल बंध, क्योंकि इनमें खाए हाइड्रोजन, ध्रुवीय अणु है, और बंध कौन सा बनेगा? द्विध्रुव वैन डर वाल बंध। तो बड़ी बारीक बात है। अब आ जाओ, बड़ी कठिन बात करी मैंने, पर ये समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर रहे। हाँ भाई, आणविक ठोसों को मैंने 3 भागों में बांटा। अध्रुवीय आणविक ठोस, इनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु,
ध्रुवीय आणविक ठोस, इनमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु। हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस, इनमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु। अच्छा, इनमें अवयवी कणों के बीच में बंध कौन सा होगा? द्विध्रुव। द्विध्रुव, समझे मेरी बात को? वान डर वाल बंध, यही तो समझाया उतनी देर से। सही है। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होंगे, पर इनके बीच में बंध कौन सा होगा? हाइड्रोजन बंध। सही है का? कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब आई तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपन ने जो समझा ठीक है, पर ये तो समझ में आना चाहिए। प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव, और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध। तीनों में बंध अलग अलग हैं, या वजह से ये तीन अलग अलग तरह के आणविक ठोस हैं। वर्गीकरण चल रहा है बंधों के आधार पर, बंध तीनों में अलग अलग है, आप देख सकते हो। अच्छा, अब बात आई कि साहब एग्जाम्पल रह रहे हैं, आपको ध्यान हो तो। सही है का? सबके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो इसके देखते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस के। इसके एग्जाम्पल चलो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा H2 और नीचे लिख दिया S, तो इसका मतलब समझ जाओ, हाइड्रोजन गैस ठोस अवस्था में ली गई है। कौन सी अवस्था में ली गई है? ठोस अवस्था। वो यहाँ नीचे S क्यों लिखना पड़ रहा है? बात को समझो, नीचे S क्यों लिख रहा था? अब तक तो कहीं नहीं लिखा मैंने। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, ध्यान है पहले। आयरन धातु Fe, नीचे कहीं S ना लिखो। यहां S क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि जो अध्रुवीय आणविक ठोस है ना, ये इनमें आपको पता ही है बहुत ही घटिया क्वालिटी के बंध हैं। अवयवी कणों के बीच में बहुत ही दुर्बल बंध हैं, अध्रुवीय अणु हैं, उनमें आवेश तो है ही ना है, उनके बीच में बंध हैं बहुत ही कमजोर। प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध। इन बंधों में तुलना करें तो प्रेरित द्विध्रुव वान डर वाल बंध सबसे वीक हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग ये है, और बातें भी स्ट्रॉन्ग ये हैं। तो इनमें बंध आप देखो, अध्रुवीय आणविक ठोसों में बहुत ही दुर्बल बंध हैं। तो ये कमरे के ताप पर या तो गैस होंगे या द्रव होंगे, ये ठोस। कमरे के ताप की बात कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन गैस है यार, कमरे के ताप पे खूब पढ़ते आए हैं तुम। क्योंकि इनमें बंध बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, कमरे का ताप तो काफी हाई है, वो बंध टूट जाते हैं। तो जो अध्रुवीय आणविक ठोस है ना, ये कमरे के ताप पर ख तो द्रव है, ख कहाँ है? गैस है, ये कोई भी ठोस ना है कमरे के ताप पर। जब हमारे मुंह यहां पर ऐसे लिखना पड़ रहा है, लोहे के काजे तो मैं ऐसे लिखू ही ना हूं, क्योंकि लोहा कमरे के ताप पर ठोस है। समझ रहे हैं का? अब ये हाइड्रोजन, अब मैं या ऐसे नहीं लिखता तो तेरे दिमाग में कहा तो ये गैस है। लोहा लिखतो, Fe लिखतो तो तेरे दिमाग में कहा तो ये ठोस है। पर हाइड्रोजन तो गैस हो गए ना। तो ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस हैं, कोई पूछ ले आपसे कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ये द्रव या गैस क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बहुत ही दुर्बल वान डर वाल बंध हैं, प्रेरित द्विध्रुव। सही है। तो यहां पर मुझे इनके नीचे ऐसे लिखना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे इस तरह से। तो अब इसको समझ जाओ, एग्जाम्पल दिया मैंने हाइड्रोजन गैस, पर कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में होनी चाहिए भाई, ठोसन की बात चल रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सही है का एग्जाम्पल इसका? हाँ साहब, हाइड्रोजन गैस में H2 अणु होंगे जो ठोस अवस्था में है, अध्रुवीय अणु है, और बीच में बंध कौन हो जाएंगे? बंध कौन से हो जाएंगे? प्रेरित द्विध्रुव। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे अपन लिख सकते हैं, जैसे H2Cl2, समझ गए होंगे मेरी बात। ठोस अवस्था में अध्रुवीय अणु से तो बना होगा, Cl2 अणुओं से बना होगा। और बहुत लिख सकते हैं, O2Br2, बहुत लिख सकते हैं, समझ गए। ब्रोमीन ठोस अवस्था में बिल्कुल ऐसे भी ऐसे। आयोडीन I2, O2N2, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऐसे हो सकते हैं। अब आगे सुनो, एक तो इसका एग्जाम्पल ही हो गए, सही है। इसका एग्जाम्पल CO2 हो सकता है क्या ठोस अवस्था में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस अवस्था में हो सकता है क्या? एग्जाम्पल इसका
अपने दिमाग को यूज में लो। सही है एग्जाम्पल ये। CO2 आपको ध्यान होगा कैसा अणु होता है, पहले मुझे बताओ, ध्रुवीय कि अध्रुवीय? अध्रुवीय। एक द्विध्रुव आघूर्ण इधर, एक द्विध्रुव आघूर्ण इधर, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0। अध्रुवीय अणु है ना। तो सिया में CO2 गैस लिए मैं ठोस अवस्था में, तो यहाँ बहुत सारे CO2 अणु होंगे और अध्रुवीय अणु हैं, तो इनके बीच में बंद होगा प्रेरित द्विध्रुव बंटवाल बंद। CO2 यहाँ पर जाएगा एग्जाम्पल में, पेपर में आते हैं और एग्जाम्पल अंते ही लड़का कपड़ सपड़ कर दिया है। CO2 चल गया। चलो मैं यहाँ पर और लिखूं तो CCl4 भी लिख सकता हूँ, CO2 का भाई है। ध्यान है का, CCl4 भी अध्रुवीय अणु है, चल जाएगा। अरे चल जाएगा, CCl4 भी अध्रुवीय अणु है, ठोस अवस्था में लिया है मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड, चल जाएगा। अच्छा और लूँ मैं CH4 ले सकता हूँ, मैथेन, ठोस अवस्था में, कैसे भी समझ ले, ऐसा समझे तो ऐसा समझ ले। CH4 अध्रुवीय अणु है 109 डिग्री 28 मिनट। यह समझ ले कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, तो कोई आवेश ही नहीं होगा CH4 में। दूसरी तरीका से सिंपल करूं, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन है, दोनों की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, ऐसे समझ ले। विद्युत ऋणता समान होगी तो कोई आवेश नहीं होगा, और आवेश नहीं होगा द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। अरे कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान है, कोई पे कोई आवेश ही ना आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहां से आएगा? सही है, ऐसे समझ ले यार, ऐसे समझ ले। 109 डिग्री 28 मिनट को कौन है, परिणामी 0 आएगा। CH4 भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऐसे बेंजीन भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ भी यही तरीका से समझ ले, कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान है तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान है, किसी पर कोई आवेश नहीं आएगा, और आवेश नहीं आएगा तो आवेश ही 0, तो द्विध्रुव आघूर्ण 0। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे, आपको याद होने चाहिए। ये तो आपका क्लियर समझ में आ गए। CO2 अध्रुवीय अणु, CCl4 अध्रुवीय अणु, ये सब अध्रुवीय अणु हैं। और यह वजह से जब अध्रुवीय अणु हैं ये, तो आप समझ गए होंगे अध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण करेंगे। और इसमें साहब एग्जाम्पल, मैंने की साहब एग्जाम्पल, ये तो गल्लेन हो गई है, तो वो लास्ट में मैंने बेंजीन लिखा है, शायद दिख रहा होगा, इसमें दिख तो रहा है। और एग्जाम्पल बात करें तो हाँ, तुमने उत्कृष्ट गैस सुनी है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सुनिए उत्कृष्ट गैस। मैंने ली चल हीलियम गैस और मैंने जमा दी, कौन सी अवस्था में आ गई, ठोस अवस्था में। हीलियम गैस को मैंने ठोस अवस्था में लिया है और उसको जमा दिया है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, आप सभी से कह रहा हूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी कठिन कठिन टॉपिक भी आए हैं, तो कम से कम 2 बार देखना, तब आपके ये ढंग से क्लियर होगी। हीलियम ठोस अवस्था में है। अब ये बंद कौन से हैं? लड़का कहता है ये तो परमाणु है साहब, परमाणु तो है, हीलियम बंद बना में है, हीलियम के परमाणु ना बना में, तो ये परमाणु है। अब लड़का दिमाग लगा रहा हो, ये सहसंयोजक बंद तो ना है साहब। अब यार वो बंद सहसंयोजक बंद बना सके हैं क्या? ये है तो कोई वांडरवाल बंद ही है, पर ये वांडरवाल बंद भी यही वांडरवाल बंद है, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। क्यों, कैसे कि आप एक बार हीलियम को ने तू अणु मान के देख, तो इस पर कोई आवेश तो है नहीं। थोड़ी सी देर या परमाणु का मान ले अणु, जब तू यार अणु मानेगो तो यहाँ पे कोई आवेश ना ही है, ध्रुवीय अणु की तरह ही तो है। हीलियम परमाणु अध्रुवीय अणु की तरह ही तो है, तो इनके बीच में भी तो एक आकर्षण का बंध होगा। कौन सा बंध होगा? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। तो मैं हीलियम गैस को भी इसी में रख सकता हूं, ठोस अवस्था में है तो। क्यों? क्योंकि हम वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं? बंधों के आधार पर। मैंने इसके अंदर बंध देखे तो बंध तो मुझे वही मिले, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। समझ रहे हो? क्योंकि ये अध्रुवीय अणु की तरह ही तो है, इस पर कोई आवेश तो है ही नहीं। और अध्रुवीय अणुओं के बीच में बंध कौन सा बनेगा? फिर अध्रुवीय अणुओं के बीच में तो बंध बनेगा प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बंध। क्लियर मेरी बात? तो यहां पर भी तो उत्कृष्ट गैस दे दे आपको, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, कोई भी उत्कृष्ट गैस दे दे और कह दे कि वो ठोस अवस्था में है, तो वो किस तरह का ठोस है? तो वो जाएगा अध्रुवीय आणविक ठोस में। क्लियर कर रहा है? क्योंकि यहां पर भी इनके बीच में कौन से बंध होंगे?
प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, और बंद जब ये होंगे तो अध्रुवीय आणविक ठोस ही माना जाएगा इसको भी। क्लियर? अच्छा, तो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल लिख दिए, क्लियर कर ले खूब ढंग से। H2Cl2 Br2 अध्रुवीय अणु, सब अध्रुवीय अणु हैं। हीलियम उत्कृष्ट गैस है, पर इनके बीच में, हीलियम के परमाणुओं के बीच में भी बंद यही होता है, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। एग्जाम्पल देख लो। इसके बाद आए ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल देखे हम अपन, तो इसके एग्जाम्पल हैं HCl चल जाएगा क्या? सही है का? HCl भी कमरे के ताप पर गैस होता है, इसलिए ठोस लिख देता हूं। सही है? HCl आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद आ गया होगा। ध्रुवीय अणु है और हाइड्रोजन फोन पे बात कर ही ना रहो। ध्रुवीय अणु है तो यहां पर बंद कौन सा बनेगा? ध्रुवीय आणविक। यहां पर बंद कौन सा बनेगा? द्विध्रुव, द्विध्रुव वान डेर वाल बंद। क्लियर? अच्छा, SO2 भी चलो जाएगा का एग्जाम्पल, या को ना जाएगा? SO2 गैस भूल गो का, ऐसा बनाया हो मैंने, याद आएगा ना रो यार? है अणु कैसा है? ध्रुवीय। ये भी कैसा अणु है? ध्रुवीय। और हाइड्रोजन इनमें है ही ना है, तो ध्रुवीय अणु के बीच में इनमें कौन सा बंद बनेगा? द्विध्रुव, द्विध्रुव वान डेर वाल बंद। ठीक है? अब नीचे आ जा हाइड्रोजन बंद वाले आणविक ठोसों में, या के एग्जाम्पल समझ गए होंगे। या के एग्जाम्पल जैसे जल, H2O, ठोस अवस्था में है पानी, तो H2 अणु होंगे वहां में, और H2 अणु ऐसे अणु हैं जिनमें हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अणु खुद जैसे अणुओं के संग कौन सा बंद बनाएंगे? हाइड्रोजन बंद। तो H2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल, बर्फ। समझ गए? और एग्जाम्पल HF भी हो सकता है, हो सकेगा। NH3 हो सके, और लड़का ने कई गल्ले हो सके। मैंने साहब कैसे कि साहब हमने आपने 11वीं क्लास में एल्कोहल पढ़ाए। मैंने कि हाँ, उन सब एल्कोहलन में भी तो हाइड्रोजन होते जुड़ रहे हुए। अरे एल्कोहलन में OH समूह ना हुए का हो गए, तो हाइड्रोजन फोन पे बात कर रहा है, तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु के संग हाइड्रोजन बंद बनाएगा। लड़ा खैर, तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हो सके। मैंने कि क्यों ना हो सके? कार्बोक्सिलिक अम्ल ध्यान होगा जिनमें ये समूह होता है COOH समूह, इनमें भी तो हाइड्रोजन फोन पे बात कर रहा है, तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु संग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना देगा क्या? है? इसका एग्जांपल यूरिया हो सकता है। यूरिया सुनो कभी यूरिया का फॉर्मूला, NH2CONH2, यहाँ में भी तो हाइड्रोजन फोन ते जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन ते ना देख रहा, तो ऐसे अणु खुद जैसे दूसरे अणु का संग का बनाएगा? हाइड्रोजन बंद। NH3 ना लिखो, कहीं करो ना, यहाँ में हाइड्रोजन फोन पे जुड़ रहा है ना, यूरिया में हाइड्रोजन एन ते जुड़ रहा है, तो ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु संग हाइड्रोजन बंदी तो बनाएगा। तो देख आगे कितने एग्जाम्पल बन सकते हैं, और ये सब हैं कौन से ठोस? आणविक ठोस। सही है का? तो पेपर में देखो, मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि पेपर में जब क्वेश्चन आवे ना, तो 10-12 आपके सामने ठोस लिख देगा। एक एक बात को ढंग से सुनो, 10-12 आपके सामने ठोस लिख देगा और कहेगा आप छांटो। तो वहाँ में पूरी टॉपिक की ढंग से डीप नॉलेज होनी चाहिए, जब तो आप छांट सकते हो। जैसे मैंने उसमें लिखा हुआ है, मान लो बर्फ, तो आप तुरंत समझ जाओगे हाइड्रोजन बंधित, समझ गए, आणविक ठोस। उसमें कोई बहुलक लिखा हुआ है, तुरंत समझ जाओगे अक्रिस्टलीय ठोस है। वहाँ में रबर, कांच, प्लास्टिक में से कुछ भी लिख रहा है तो आप समझ जाओगे अक्रिस्टलीय ठोस। सही है। वहाँ में पीतल लिखा हुआ है, तुरंत समझ गए मिश्र धातु है, धात्विक ठोस। तो अपनी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ में CO2 लिखा हुआ है, तुरंत समझ जाओगे CO2 अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय आणविक ठोस। वहाँ में बेंजीन लिखा हुआ है C6H6, तुरंत समझ जाओगे बेंजीन अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ये पूरा टॉपिक जब आपके ग्रिप में होगा, पूरी समझदारी थे, जब अब उसमें मान लो लिखा हुआ है Na सोडियम, तुरंत समझ जाओगे धात्विक ठोस, क्योंकि सोडियम धातु है। वहाँ में लिख रहा है NaCl, तुरंत समझ जाओगे लवण है, आयनिक ठोस। लवण है, आयनिक ठोस।
समझ रहे हो? तो पूरी इसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए इस टॉपिक की पूरी ढंग से। आपको ये वीडियो आज की डबल बार देखनी होगी, आपको एक एक चीज़ ढंग से क्लियर करनी होगी, फिर जा कर के क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि पेपर में ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इनमें तो ही रख दे, फिर भी अपन में को नॉलेज तो होनी चाहिए, जाने कैसी नौबत आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो ये टॉपिक ढंग से क्लियर होनी चाहिए। इनको लिखा देता हूँ मैं, है ना, लिखा दूँ, ये तो लिखाना है। इतने बकबक करिए, 1 घंटा लिखेंगे नहीं तो लड़ाई रह जाएगा, फिर कल तो दोबारा तो पढ़ेंगे। फिर यहाँ है हैंड डाल लो, जो अगली एक लाइन छोड़कर अगली लाइन पे आ जाओ। देखो आणविक ठोस, स्टार लगा के स्टार्ट कर दो लाइन। आणविक ठोस कितने प्रकार के बताए रहे? 3 प्रकार के हैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 डाल लो, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। लिख लिया? लिख लो। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर पहले सुन लो। इन ठोसों में अवयवी कण अध्रुवीय अणु होंगे, जिनके मध्य बंध कौन से होंगे? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। सही है? उदाहरण है ये, ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। लिखो, इन ठोसों में अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं। अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय अणु होते हैं जिनके मध्य प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बंध उपस्थित होते हैं। प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बंध उपस्थित होते हैं। वांडरवाल बंध उपस्थित होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मैंने लिखा है ऐसे कैसे लिख लो, एग्जाम्पल डाल के। H2S, नीचे S लिखते चलना कोष्टक में, समझ गए ना? Cl2, Br2, CO2, CCl4, ब्लैक बोर्ड पर नोट कर लो। CH4, बेंजीन, C6H6, हीलियम, कोष्टक में S। उत्कृष्ट गैसों को भी ध्यान रखना, ये ठोस अवस्था में हो तो इनमें कौन सा बंध बनता है? प्रेरित द्विध्रुव वांडरवाल बंध बनता है इनमें। तो ये ऊपर वाले सब एग्जाम्पल नोट कर लो, केवल ऊपर वाले ये अध्रुवीय आणविक ठोस में। लिख लिया? अच्छा, नंबर 2 डाल दो, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस लिखो, इन ठोसों में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। कौन से अणु होते हैं? ध्रुवीय अणु, जिनके मध्य द्विध्रुव वांडरवाल बंध होते हैं। द्विध्रुव वांडरवाल बंध होते हैं। ठीक है? अपन ने समझो तो बहुत सारा, पर अब लिख तो नहीं 100 बचो है। द्विध्रुव वांडरवाल बंध, ध्यान रखना। ध्रुवीय अणुओं के बीच में, सुन लो एक बार और, ध्रुवीय अणुओं के बीच में वांडरवाल बंध भी हो सकते हैं, द्विध्रुव, या कौन से बंध भी हो सकते हैं? हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन FON से जुड़ रहा हो जब तो हाइड्रोजन बंध होगा। सही है?
और हाइड्रोजन F O या N से नहीं जुड़ रहा हो तब कौन सा बंध हो जाएगा? द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। एग्जाम्पल लिख लो HCl SO2 आदि। नीचे S इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ठोस अवस्था ली गई है इनकी। HBr भी हो सके ना एग्जाम्पल है वो, HI भी हो सके, HF ना हो सके क्योंकि HF आते ही कौन सा बंध आ जाएगा? हाइड्रोजन बंध। नीचे नंबर 3 डाल लो अब, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस देख लो। इन ठोसों में अवयवी कण, इन ठोसों में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु होते हैं, क्लियर, जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। मैंने हाइड्रोजन बंध समझाया, जिनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। और इधर देख लो एग्जाम्पल में, देखो रे, ये जल HF सुन लो पहले, अमोनिया सुन लो। कोई भी अल्कोहल दे दे तो अल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होगा भाई। कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दे, कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी हाइड्रोजन होते जुड़ा होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणुओं के बीच में भी कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध। यूरिया, समझ गए? या में भी तो ये सब इसके एग्जाम्पल में लिख लो। एग्जाम्पल डाल के H2O, पुस्तक में S, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। लिख लिया? तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको वान डेर वाल बंध बताए हैं, हाइड्रोजन बंध बताए हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बताया है, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास